चलो भाई आज के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो आज वेस्ट बंगाल बोर्ड का एग्जाम था ना, 12th का अकाउंटेंसी का पेपर था आज। उम्मीद करते हैं तुम सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और सभी को अच्छे से सारा सम का सॉल्यूशन करके आए होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन पेपर को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, समझेंगे सारा एमसीक्यूज कैसा कैसा आया था, उसका आंसर क्या होगा और जो क्वेश्चन आया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन पेपर से ही स्टार्टिंग करते हैं बाबू। आ जाइए क्वेश्चन पेपर में जल्दी से। ये है क्वेश्चन पेपर और हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा सवाल आया है और एमसीक्यू में क्या क्या आया है। सो ठीक है, चलिए एमसीक्यू में आते हैं। पहला एमसीक्यू देखो क्या है, लिखा हुआ है पार्टनर का कैपिटल, फिक्स कैपिटल जो होता है, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या बैलेंस रहेगा पार्टनर लोगों का फिक्स कैपिटल का। जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। जो फिक्स कैपिटल मेथड होता है ना, उसमें दो अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिसमें कि करेंट अकाउंट एक बनाते हैं और एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। करेंट कैपिटल सारा ट्रांजैक्शन जो फर्म के बीच का होता है पार्टनर लोग का, वो करेंट अकाउंट में रिकॉर्डिंग होता है और बाकी जितना ट्रांजैक्शन है जो कि कैपिटल लगाना है वो सब कहाँ रिकॉर्ड होता है, कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो अगर हम कैपिटल लगाएंगे तो वो नेगेटिव वो क्रेडिट बैलेंस क्रिएट करेगा और अगर लगाए ही ना तो जीरो बैलेंस हो जाएगा। मीन्स फिक्स कैपिटल का बैलेंस या तो क्रेडिट हो सकता है या तो जीरो, क्या कभी भी डेबिट हो सकता है, एकदम नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये लड़का जो ऑप्शन ए मार्क के आया है ना उसको इग्नोर कर दो, ठीक है, वो लोग सब गधा लोग हैं, कुछ नहीं पढ़ता है। बाकी ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा बाबू, आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए जल्दी से। क्या लिखा है पढ़ो। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट रहेगा ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं रहा, फिर जरा बताओ तो पार्टनर्स आर, क्या उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, आंसर इज नो। क्या उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% से दिया जाएगा, नो। 6% से दिया जाएगा, नो। दोनों एक नहीं मिलेगा। नॉट टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट एनी रेट, ये वाला बात सही है, किसी भी तरह से कोई इंटरेस्ट उन लोगों को दिया नहीं जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ नहीं है तो। ठीक है, 3 नंबर में आते हैं। देखो इसमें लिखता है कि एक पार्टनर है जो कि ड्राइंग कर रहा है और ड्राइंग कितना कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है 300 रुपया ईच मंथ और बिगिनिंग में निकाल रहा है। 300 रुपया निकाल रहा है, प्रत्येक महीना निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 5% पर अनम, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब तुमसे कहता है कि तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल करके दिखाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे बाबू। 300 रुपये वो पर मंथ निकाल रहा है ना, तो 300 रुपया कितना महीना तक निकालेगा सर, ईच मंथ निकाल रहा है, मतलब 12 महीना तक जाना है। इसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट का रेट हो जाएगा 5%, यानी कि 5/12। ठीक है, इनटू, अब सवाल है कि कितने मंथ का एवरेज पीरियड क्या होगा। तो अगर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालते हैं तो एवरेज पीरियड हो जाता है 6.5, ये मंथ हो जाता है 6.5/12। आप इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे आंसर कितना आता है, शायद ऑप्शन नंबर सी आएगा, मेरे ध्यान में नहीं है। तो ठीक है, तुम इसको सॉल्व कर लेना, एक बार देख लेना आंसर क्या आता है। ऑप्शन नंबर सी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आएगा, एक बार सॉल्व करके देख लेना क्या आता है। ठीक है, आते हैं इसके बाद के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। लिखा है द वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीजेज, जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो इंक्रीज हो जाएगा। कब इंक्रीज होगा, गुडविल का वैल्यू कब इंक्रीज होता है, जैसे जैसे मेरा बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होने लग जाएगा। बताओ ना, कोई बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, क्या मतलब हुआ इसका, गुडविल बढ़िया है, अब कोई प्रॉफिट ही नहीं कर रहा है, मतलब बिजनेस डूबा हुआ है, गुडविल है ही नहीं, खराब व्यवहार करके रखा है सभी के साथ, है ना। तो इसका मतलब कि जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो कैसे इंक्रीज होगा, जब जब उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 में। लिखा है ए और बी पार्टनर्स है और एक तो फर्म में पार्टनर है, रेशियो कितने का है उन दोनों के बीच, 5:3 का। एक नया पार्टनर एडमिशन लिया है, पार्टनर है सी, और वो कितने के लिए आया है, 1/7 के लिए आया है बाबू। ओके, और जब वो एडमिशन ले लिया तो अब तो 3 पार्टनर हो गया, तो 3 पार्टनर के बीच का रेशियो कितना है, रेशियो है 4:2:1। रेशियो कितना है, 4:2:1। तो तुमसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है ए और बी का, बहुत आसान है। ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम ओल्ड का बात करें, थोड़ा जगह का कमी है, इधर साइड में बना दे रहे हैं। अगर ओल्ड का बात करें, ओल्ड का,
तो ए और बी के बीच का रेशियो कितना है, 5 और 3। ये ओल्ड रेशियो है उन दोनों के बीच का, ठीक है। तो ओल्ड शेयर भी तो होगा, ओल्ड शेयर कितना होगा, ए का हो जाएगा कितना होगा भाई, 5/8 और बी का हो जाएगा 3/8। सुनेंगे ध्यान से। उसी प्रकार ये जो न्यू दिया हुआ है, न्यू कितना है, 4:2:1। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे न्यू शेयर लिखते हैं, रेशियो नहीं निकालते हैं, ठीक है। रेशियो आप लोग निकाल लीजिएगा। न्यू शेयर ए का कितना होगा, ए का हो जाएगा 4/7, है ना, हाँ। बी का कितना हो जाएगा 2/7 और सी का कितना होगा 1/7। अब चूंकि मुझे निकालना है सेक्रीफाइजिंग रेशियो, तो हम ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे। जगह का कमी है, इधर कर दे रहे हैं, ए के लिए निकालते हैं। बताओ ए का ओल्ड कितना था, 5/8, माइनस कर लो उसका नया वाला कितना था, 4/7। चलो सॉल्व करो इसको जल्दी से। तो 8 सत्ती 56 जाएगा एलसीएम, इससे ये 7 बार में कटता है, तो 7 पंचे 35, बीच में माइनस, इसे से 8 बार में कटेगा, तो 8 चौके 32। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 3/56, ठीक है। उसी प्रकार अब सॉल्व करते हैं बी का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/8 माइनस जो न्यू रेशियो है वो है 2/7। अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो इसका भी 56 जाने वाला है एलसीएम। 8 से कट जाएगा 7 बार में, तो 7 तिया 21, माइनस 7 से कट जाएगा 8 बार में, तो 8 दूना 16, 21 में 16 घटा लो, 5/56 आएगा, ठीक है। मतलब तुम देख पा रहे हो, अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दें तो आएगा 3:5। मतलब जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 3:5 का, ठीक है। चलो आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तुम लोग अपना आराम से देख लेना कितना सारा सही किए हो। अब देख के भी कोई फायदा नहीं है वैसे, बस समझ जाओ, समझने के लिए है, अगला बार इससे सबक ले लेना, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन में आते हैं बाबू। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, तो वो किस हिसाब से लेके आएगा, इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे वैल्यू लगाया जाएगा। तो फर्म के पास जितना गुडविल रहता है उसका जितना पूरा गुडविल है उसमें से जो नया पार्टनर आएगा उसका कितना बनता है, जितना बनता है उतना पैसा उसको लेकर के आना होगा। यही ना बात है। मतलब कि जो फर्म का पूरा गुडविल है उसके ऊपर निकालना पड़ता है, यानी कि फुल वैल्यू पे निकालना पड़ता है। ये ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है ज्यादा वैल्यू कर देंगे। ज्यादा क्यों करने जाएंगे भाई, अंडर वैल्यू मतलब अंडर वैल्यू कम कर देंगे, क्यों करना है, जितना फुल वैल्यू है उस पर निकाला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखता है कि इफ द अमाउंट ऑफ रिजर्व ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज 6000, पहले से उसके पास रिजर्व है 6000 रुपए का, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ए बी और सी के बीच में वो है 3:2:1। जरा ध्यान से सुनेंगे। देन द शेयर ऑफ रिजर्व ऑफ बी एंड सी टुगेदर, अगर बी और सी का टुगेदर जोड़ लें, जरा मेरी बात को सुनोगे, बी और सी का टुगेदर, देखो भाई बी और सी ये है 2 और 1 है बी और सी। तो बी और सी का अगर हम टुगेदर करने जाएं, मतलब एक साथ अगर हम जोड़ने जाएं, ये बी और सी का एक साथ जोड़ने जाएं, तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं, ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब बी और सी का मिला के 3 और ए का अकेले 3, समझ रहे हो। तो क्या बी और सी का जो है वो ए के बराबर हो गया कि नहीं, इन लोग का भी 3 ए का भी 3, मतलब बी और सी का जो शेयर ऑफ रिजर्व होगा वो इक्वल टू ए होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा इक्वल टू ए, ठीक है। चलो नीचे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है पढ़ो। इफ द ओल्ड रेशियो इज मोर देन द न्यू रेशियो, ये बहुत ही आसान है बाबू, ओल्ड रेशियो ज्यादा है, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो वो मोर देन है किससे, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो मोर देन कैसे हो सकता है, जरा खुद से दिमाग लगाओ। पहले दो व्यक्ति था, तो 2 व्यक्ति के बीच में प्रॉफिट बट रहा था, अब एक तीसरा भी ढुक गया, तो अब प्रॉफिट तो 3 आदमी में बटेगा, है ना। मतलब अब प्रॉफिट कम 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 मिलेगा, मतलब पहले वाला ज्यादा अभी वाला कम। तो अभी वाला अगर कम इसलिए हुआ क्योंकि एगो नया पार्टनर ढुका, और अगर नया पार्टनर ढुका तो ये लोग कुछ ना कुछ इसको सेक्रीफाइस किया होगा,
समझ रहे हो बात को? मतलब अगर ओल्ड रेशियो ज़्यादा है, न्यू रेशियो कम है, तो ये इसको क्या कहा जाएगा? सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ऐसे भी फॉर्मूला है भाई, ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सेक्रीफाइजिंग रेशियो, और न्यू माइनस ओल्ड अगर करने जा रहे हैं इसका मतलब आएगा गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? ओल्ड माइनस न्यू बराबर 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 व्हाट? बराबर सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ठीक है, आगे देखो, लिखा है एबीसी पार्टनर्स है और रेशियो है उन लोगों के बीच में 5:4:3 का। बी रिटायर हो गया और ए और सी डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया ए और सी? कि टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। मतलब पहले से ए बी सी के बीच में जो रेशियो था, A/B/C के बीच में जो रेशियो था वो कुछ था 5:4:3 का। और जब बी रिटायर हो गया तो ए और सी डिसाइड कर रहा है कि वो लोग इक्वली बांटेगा। मतलब जो न्यू रेशियो है ना, ये वाला ओल्ड रेशियो था बाबू, ये ओल्ड रेशियो था। और अभी जो न्यू रेशियो लिखोगे, न्यू रेशियो किसके किसके बीच में? एक व्यक्ति तो निकल गया ना, तो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच का जो न्यू रेशियो है 1:1 हो जाएगा। तो तुमसे क्वेश्चन किया जा रहा है ये कि तुम बताओ जरा गेनिंग रेशियो क्या होने वाला है ना? यहाँ देखो क्वेश्चन है, गेनिंग रेशियो क्या होने वाला है? तो आसान है, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने का कुछ है नहीं। क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो, अभी तो जस्ट फॉर्मूला बताए ना। गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना? तो बताओ भाई, ए का न्यू वाला कितना है? 1/2 माइनस ओल्ड वाला कितना था? ओल्ड वाला था 5/12, है ना? इसका कर लेते हैं फटाफट हम लोग एलसीएम। करो जरा, 12 जाएगा, इससे ये 6 बार में कटेगा तो 6 माइनस 5 बराबर 1/12 आएगा। अगर हम बी का बात करें, बी का, तो देखो तो भाई बी का कितना था? नया वाला 1/2 माइनस पुराना वाला सॉरी बी नहीं ना, सी होगा, माई मिस्टेक, सी होगा, ये गलत हो गया, सी होगा। सी का बात करें तो सी का जो था नया वाला 1/2 है, माइनस पुराना वाला कितना है? 3/12। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12 का एलसीएम जाएगा फिर से, इससे ये 6 बार में कटेगा, -3 इज इक्वल टू 3/12। देखो दोनों के लिए जब 12 है, 12 ऐसे ही कट जाएगा। रेशियो कितना आएगा? 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, मतलब 1:3। गेनिंग रेशियो कितना आने वाला है? 1:3। ये बच्चा ने सही मार दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन में लिखता है कि इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड बाय द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर हम गुडविल को रेज करते हैं, कब रेज करते हैं? रेज करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अच्छा, ये रेज करने का मतलब क्या होता है? ये रेज करने का मतलब क्या होता है? रेज करने का मतलब हुआ कि, ठीक है, रेज करने का क्या मतलब हुआ, हम तुमको एग्जांपल देकर समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। मान करके चलो पार्टनर लोग था, एक नया पार्टनर का एडमिशन लिया, तो जिस समय नया पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय जो पहले से गुडविल रहता है उसको चाहिए कि ओल्ड पार्टनर आपस में बांट ले। अगर ओल्ड पार्टनर आपस में नहीं बांटता है बाबू, तो सामने वाला व्यक्ति गुडविल लेकर के आएगा, गुडविल का पैसा लेकर के आएगा। अब अगर गुडविल का पैसा ला पाया तो ठीक है, नहीं ला पाया तो उसका कैपिटल से काटेंगे। समझ रहे हो? तो उसका कैपिटल से कैसे काटना है? नियम ये है कि जो पहले से गुडविल है बिजनेस में उसको आप बांट लीजिए। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेगा और फिर न्यू पार्टनर से, सारा पार्टनर से, ऑल पार्टनर से न्यू रेशियो में काट लिया जाता है। ठीक है, तो तुमसे वही क्वेश्चन किया जा रहा है कि किस प्रकार से उसको काटना है ना? इट विल बी रिटेन ऑफ इन कौन सा रेशियो में? तो नया रेशियो में, न्यू रेशियो। ठीक है, आगे देखो, हु आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, याद रखो शेयर होल्डर जो होता है वही कंपनी का मालिक होता है, ऑनर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट? एमओए, एकदम सही मारे हो। एमओए का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी जिस समय बनती है ना, तो उसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है। वो सबमिट करेंगे तभी कंपनी का फॉर्मेशन होगा, कंपनी बनेगी, अदरवाइज कंपनी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एमओए। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है यार तुम्हारा इंस्टीट्यूट वाला पूरा गड़बड़ करके बैठा हुआ है। तुम्हारा जो बोर्ड है ना, एकदम से पगला बोर्ड। ठीक है, क्या हुआ देखो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है बताते हैं। इसमें लिखा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर, ध्यान से सुनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या है? अब प्रॉब्लम ये हो गया कि प्राइवेट कंपनी में पूछा है,
ठीक है, प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम नंबर। सभी बच्चा लोग पढ़ के गया है 200, सभी बच्चा लोग पढ़ा है मैक्सिमम नंबर जो होता है प्राइवेट कंपनी में वो 200 होता है और मिनिमम 2 होता है। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, सभी को ये बात मालूम है। यहाँ पे 200 दिया ही नहीं है ना। तो अब इसमें क्या कमी है, वो लोग क्वेश्चन का हम बताते हैं। सुनो, देखो होता क्या है एक्चुअली में कि जो कंपनीज एक्ट है वो उसको फिर से मतलब क्या बोले, कंपनी एक्ट को क्या कहते हैं, अमेंड किया गया। कंपनी एक्ट को अमेंड किया गया 2013 में। 2013 के पहले जो पुराना वाला कंपनी एक्ट था, यानी कि कंपनीज एक्ट 1956, उसके अकॉर्डिंग 50 मेंबर मैक्सिमम होता है। और 2013 के बाद जो कंपनीज एक्ट आया, मतलब जो 2013 में जो अमेंड किया गया कंपनी एक्ट को, उसके अनुसार मैक्सिमम नंबर 200 होता है। तो सब बच्चा लोग 200 ही पढ़ा था, क्योंकि सही बात है भाई, अमेंड हो चुका है तो नया वाला ना पढ़ेंगे, पुराना काहे पढ़ने जाएंगे। लेकिन ये तुम्हारा बोर्ड क्या किया, पुराना अनुसार क्वेश्चन दे दिया, तो इसका आंसर बाबू सी होगा। अब जो अगर कोई दूसरा कुछ मार्क के आया है तो गलत है। जो लोग पुराना वाला पढ़ के गया था उसका ठीक है, अदरवाइज आंसर नहीं दे पाओगे, है ना। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। When shares are allotted, which account is to be created? जब शेयर को अलॉट किया जाता है, अलॉट करने का मतलब क्या होता है, पैसा रिसीव करना, अलॉट करना नहीं हुआ। जब हम लोग ड्यू वाला एंट्री पास करते हैं ना, अरे बात को समझो, ड्यू वाला एंट्री को हो या फिर क्या बोलते हैं ट्रांसफर वाला एंट्री को हो, इसे कहते हैं अलॉट करने का एंट्री। कहने का अर्थ यह है, देखो पहले तुम पैसा रिसीव करते हो, जनरल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तुम पैसा रिसीव किया, क्या कन्फर्मेशन है कि सभी को शेयर दे दोगे? हो सकता है किसी का शेयर को कैंसिल किया जाएगा, किसी का शेयर को दिया जाएगा। तो ये मालूम कब पड़ता है, जब हम लोग दूसरा एंट्री पास करते हैं। क्या है दूसरा एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कि जब हम लोग अलॉट करते हैं, अलॉट करना मतलब वही कंफर्म कर देना कि हम दे रहे हैं आपको। तो अलॉट करने समय कौन सा अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, एकदम ये बचवा सही मार रहा है। ठीक है, आगे देखो, इन विच अकाउंट, कौन से अकाउंट में द अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड एबव द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी क्रेडिटेड। नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक शेयर का जितना रुपया दाम है, 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, जो भी दाम है उसका, उसको नॉमिनल वैल्यू कहा जाता है। अगर हम उससे ज्यादा पैसा लेंगे तो प्रीमियम कहलाएगा, उससे कम लेंगे तो डिस्काउंट कहलाएगा। तो तुमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ओवर एंड एबव रिसीव कर रहे हो, किससे ओवर एबव, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर थे। तो अगर उससे ज्यादा पैसा लोगे तो कहां जाना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम में। किधर है, डी नंबर में है। ठीक है, ये भी सही मारा है। आगे देखो, सब्जेक्ट टू द कंपनीज आर्टिकल परमिटिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये याद करने के लिए हम पहले ही बता दिए थे। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर शेयर पे पहले से पैसा दे के रखा है तो उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये कंपनी बाउंड है इंटरेस्ट देने के लिए, और ये बात कहां बोला गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में। तो देखो जितना पैसा शेयर होल्डर लोग कंपनी को एडवांस देता है ना, उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12%। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कॉल्स इन एरियर करता है, कॉल इन एरियर का मतलब मैंने पैसा नहीं दिया, लेट से दिया, तो उस पे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है, और चार्ज करती है 10%। ठीक है, ये क्लास में बताया गया था, याद कर लीजिए बाबू इसको। अब क्या फायदा याद करके, है ना। अब तो जाओगे सब बीकॉम करने, सीए करने, सीएमए करने, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। पहले शेयर को फॉरफिट किए और फॉरफिट करने के बाद री इशू किए। तो री इशू करने समय जनरली होता क्या है कि जितना रुपया शेयर का दाम है उससे कम में इशू करते हैं, मतलब री इशू करते हैं, तो डिस्काउंट देना पड़ता है। तो ये डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं, लिखा है शुड नॉट बी मोर देन, ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा, जिस उस अमाउंट से ज्यादा जब उसको फॉरफिट किए थे। तो फॉरफिट करने समय जितना हम कमाए थे, फॉरफिट करने समय जितना हम कमाए थे उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि फॉरफिट करने समय जो तुम कमाए थे उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। जितना तुम फॉरफिटेड शेयर में रिसीव किए थे उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो ये आखिरी क्वेश्चन है। देखा, इफ डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वुड बी रिटर्न ऑफ इन द रेशियो। अच्छा, इसका बहुत सारा बच्चे लोग ने ये इक्वल देखा ना, इधर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जैसे इसका नजर में ये गया, अच्छा इक्वल है 1:1:1।
गड़बड़ करके आ गया। इसका आंसर होगा 4:3:2:1। ठीक है, अब इसके पीछे का हम रीजन भी तुमको समझा देते हैं। ठीक है, कि ऐसा आंसर क्यों होने वाला है। मान लो कोई व्यक्ति लोन लेकर के आया बाबू, लोन लेके आया डिवेंचर के माध्यम से 4 लाख रुपया लोन लाया। ठीक है, और वो कहता है कि हम हर साल 1-1 लाख रुपए आपको लौटा देंगे जहां से डिवेंचर लाया है। तो बताओ, पहला साल तो 4 लाख लाया होगा, साल भर 4 लाख चला, फिर साल का लास्ट आया 1 लाख का पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, 3 लाख रुपया। फिर अगले साल हुआ, फिर साल का लास्ट आया 1 लाख दे दिया, फिर कितना बचा, 2 लाख। फिर अगला साल आया और साल भर, सॉरी मेरा बोलने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, 4 लाख था, साल भर 4 लाख चला, फिर साल के लास्ट में 1 लाख दे दिया, तो अगले साल कितना चलेगा, 3 लाख यहां पे लिखे हैं। फिर वो पूरा साल भर चला, साल के लास्ट में फिर 1 लाख पेमेंट किया, तो उसके अगले साल कितना चलेगा, 2 लाख। फिर साल भर 2 लाख चला, साल के लास्ट में 1 लाख का पेमेंट कर दिया, तो उसके अगले साल कितना चलेगा, 1 लाख। तो जितना भी डिस्काउंट, जितना भी उसका लॉस हो रहा होगा, कहां गया, ये देखो डिस्काउंट ऑन इशू, ये जो लॉस है उसका जितना भी डिस्काउंट दे रहा होगा वो उसको इस रेशियो में बांटेगा। अब रेशियो क्या है, तो सब 0-0 काट लो, देखो क्या आ रहा है, 4:3:2:1। इस रेशियो में वो उस डिस्काउंट का पैसा को पीएल के साथ मतलब कैंसिल करेगा। ठीक है, ये तो हो गया एमसीक्यू आपका पार्ट ए से। आ जाइए अब पार्ट बी में, बेहतरीन क्वेश्चन दिया था इस बार बोर्ड वाला। पार्ट बी में आ जाइए, लिखा है वेयर विल यू रिकॉर्ड पब्लिक डिपॉजिट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तुम पब्लिक डिपॉजिट को कहां रिकॉर्ड करोगे। तो पहली बात तो पब्लिक डिपॉजिट एक तरह का नॉन करेंट एसेट है, लाइबिलिटी साइड से होता है, लेकिन उसमें भी किधर, सिक्योर्ड लोन में कि अनसिक्योर्ड लोन में। तो देखो सिक्योर्ड लोन उस लोन को कहा जाता है ना जिस लोन में किसी तरह का कोई मॉर्टगेज है, वो सिक्योर्ड लोन है, और जिसमें मॉर्टगेज नहीं है उसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। फॉर एग्जाम्पल, हम तुम्हारे पास आए उधार मांगने के लिए पैसा, तो बोला सर जाइए घर जाइए, जमीन का कागज लेकर के आइए, चाहे सोना लेकर के आइए, उसको गिरवी रखेंगे तब पैसा देंगे, ये हुआ सिक्योर्ड लोन। और जहां पे तुमसे हम पैसा मांगने गए तो ऐसे ही दे दिया कि ठीक है सर दीजिएगा बाद में, तो वो व्यक्ति तो अनसिक्योर है, लेकिन हम बिना दिए भाग जाएंगे तो वो तो डूब जाएगा, इसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो पब्लिक डिपॉजिट भी एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है। देखो ये बच्चा सिक्योर्ड मान के आया है, गलत है इसका। ठीक है, और एक करेंट लायबिलिटी तो खैर होगा ही नहीं, ये नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। आगे देखिए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डन आफ्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तुम एनालिसिस कब करोगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब ना। तो देखो यहां लिखा है कन्वर्सन ऑफ डाटा, ये कोई मतलब ही नहीं है कन्वर्सन, किस में कन्वर्सन करना है, कंपैरिजन, मैंने पहले कंपैरिजन करेंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे, ये भी गलत हो गया। लिखा है कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा। ठीक है, कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा ये होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंट रेशियो क्या मेजर करता है, तो ये तो मालूम है बाबू, करेंट रेशियो क्या बताता है, लिक्विडिटी। करेंट रेशियो में कुछ आता है क्या, 2 रेशियो ही आता है, एक आता है, क्या आता है भाई, अच्छा तो करंट रेशियो है, सॉरी लिक्विडिटी रेशियो के भीतर 2 आता है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो जो करंट रेशियो वो क्या बताता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका याद करो, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्या बताएगा, बिजनेस का लिक्विडिटी। लिक्विडिटी माने एकदम कितना तरल पैसा है उसके पास, जिसको कोई चुका सकता है या फिर कहीं से तुरंत मिल जाएगा, जो लिक्विड पोजीशन क्या है उसका। ठीक है, तो लिक्विडिटी बताता है बिजनेस का कौन, करंट रेशियो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो 5 टाइम्स है, व्हाट विल बी द एवरेज होल्डिंग पीरियड इन डेज। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, एवरेज होल्डिंग पीरियड अगर डे में निकालना है तो आप 365 बाय ये रेशियो जितना आया था 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, काट लो फटाफट इसके, 7 बार में जाएगा 35, बचेगा 1 पर 5 15, 3 बार में कट गया, मतलब 73 दिन आएगा, ये सही है। आगे लिखा है इफ द रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग, देखो मेरे बात को समझो, रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कौन, 3 तरह का एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। जिसमें रिवेन्यू प्रोड्यूस होता है, माने जो मेन काम है जहां से कमाई होता है, कौन सा एक्टिविटी है वो है ऑपरेटिंग। मेन तो कमाई का सोर्स वही ना है, ऑपरेटिंग। अरे फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग तो साइड का है, तो मेन जो है रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी वो कौन है, ऑपरेटिंग है। चलो आगे देखते हैं, लिखा है नेट प्रॉफिट अर्न जो हुआ है वो हुआ है 1 लाख का, और इंक्रीज इन द डेटर, इंक्रीज हो गया डेटर 25,000 का।
तो तुमसे क्वेश्चन किया जा रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन से कितना रुपया कमाई हुआ है। बहुत ही कॉमन सा सोचने का चीज़ है। बताओ साल भर में तुम पैसा कितना कमा लिए, पैसा कमा लिए 25,000 रुपये का, सॉरी 1 लाख रुपए का, माई मिस्टेक, 1 लाख रुपए का। और सिर्फ 1 लाख कमाई ही नहीं किया बल्कि तुम्हारा डेटर भी 25,000 से बढ़ गया। अच्छा कैसे बढ़ा होगा डेटर, वो जरूर हमसे सामान लेके गया होगा उधार में। मतलब 1 लाख कमाए सो अलग, उधार में सामान बेचे हैं वो भी अलग, उससे भी तो पैसा पाएंगे। अगर वो मुझे पैसा दे दे 25,000 फिर तो मेरा 1,25,000 हो जाएगा। यस, आंसर इज 1,25,000। आंसर इज 1,25,000। आपका आंसर होगा 1,25,000। अच्छा इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, ये सब बाबू कंप्यूटर का है, वो मेरे को एकदम से मालूम नहीं है, तो ये सब हम कुछ नहीं बता सकते हैं। आई एम सो सॉरी। हाँ देखो एक तो बता सकते हैं, शॉर्टकट की फॉर पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी या कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, और हम नहीं जानते हैं इसमें, ठीक है। ये मेरे सिलेबस के बाहर का है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और हम आप लोगों को इसके ऊपर सजेशन दिए थे, है ना। चलिए मैच करके देखते हैं क्या होता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज करेंट अकाउंट, और दूसरा क्या है, नेसेसिटी ऑफ पार्टनरशिप डीड। करेंट अकाउंट लिखा हुआ है ना, करेंट अकाउंट। चलिए करेंट अकाउंट देखते हैं कि मेरे नोट्स में था भी या नहीं था। करेंट अकाउंट चेक किया जाए, करेंट अकाउंट किधर है भाई, है भी कि नहीं है। रुक जाइए बाबू, करेंट अकाउंट किधर है। ये मेरा पुराना नोट्स था जो हम आपको दिए थे, इससे कॉमन आने का बहुत सारा चांसेस था, बहुत सारा कॉमन आया भी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में आपको दिया गया है ना। अरे ये क्या हो रहा है, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में व्हाट इज करेंट अकाउंट बताया गया है, ठीक है। ये मैच कर गया। अभी देखिए ना आपका सारा क्वेश्चन ही मैच किया है। आगे का क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये पार्टनरशिप डीड मेरे ध्यान में नहीं है, हम लिखे थे कि नहीं लिखे थे, हो सकता है लिखिए, हम एक बार चेक कर लेंगे। नेसेसिटी ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिर क्या है, एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसको भी एक बार चेक करते हैं। और हिडन गुडविल लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। हिडन गुडविल है, प्रोस्पेक्टस है, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये सेक्रीफाइजिंग रेशियो में आपको लिखना क्या था, आपको लिखना था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये लिख देना था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अच्छा ये जो हिडन गुडविल है, एवरेज प्रॉफिट है, और प्रोस्पेक्टस है, ये तीनों हम आपको दिखाते हैं आपके जिसमें हम नोट्स दिए थे उसमें। हिडन गुडविल, एवरेज प्रॉफिट और प्रोस्पेक्टस किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, हिडन गुडविल किधर है। ये देखिए यहाँ पे पहले प्रोस्पेक्टस है, इस जगह पे 30 नंबर पे प्रोस्पेक्टस है, ये आपका हिडन गुडविल है। देखते जाइए ना, सब मैच करेगा। अब तुम पढ़ के ही नहीं जाएगा रे तो तुमको क्या भगवान आके ऊपर से नंबर दे देगा। तुमको सब यहाँ पे बताए थे कि नहीं, बोलो। और कुछ है, वो एवरेज प्रॉफिट वाला होना तो चाहिए, हम लिखेंगे तो जरूर। किधर गया भाई, ऐसे कैसे हो गया। तो लगता है आगे लिखे होंगे, लिखेंगे तो जरूर, छोड़ेंगे नहीं। नहीं वो एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ नहीं है बाबू, ठीक है, ठीक है, बाकी सब तो लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन गेनिंग रेशियो, ये लिखा हुआ है, अभी आपको हम गेनिंग रेशियो दिखा देंगे, ठीक है। हम आपको इसलिए बता रहे बाबू कि ये सब क्वेश्चन कॉमन आया हुआ है ना। नेचर ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, ये जो नेचर आपसे पूछा जा रहा है ना, नेचर नॉमिनल अकाउंट का होता है। वैसे ये सब एक लाइनर, वन लाइनर है बाबू, तो ये सब का हम नहीं लिखे थे। शॉर्ट क्वेश्चन जो याद करने जैसा था उसका लिखे थे हम, ठीक है। तो ये गेनिंग रेशियो लिखा हुआ है, अभी आपको दिखा देंगे। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, नहीं ये भी मेरा नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे फिर भी हम। और ये तो पूरा पूरा कैलकुलेटिव है,
ठीक है। गेनिंग रेशियो निकालना है, क्या है, एबीसी पार्टनर है, 3:2:1 का रेशियो है, ए रिटायर हो गया और उसका शेयर को कौन लेके चला गया, बी और सी इक्वली लेके चला गया। तो बताइए गेनिंग रेशियो क्या होगा। अरे बहुत सी कॉमन बात है भाई, अगर ए रिटायर हुआ इसका शेयर को कौन लेके गया, बी और सी, कैसे लेके गया, इक्वली, आधा आधा लेके गया, तो गेनिंग भी आधा आधा हुआ है, मतलब गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। क्या उतना सोचना था। उसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल, ये लिखा हुआ है, अभी आपको हम दिखा देंगे। प्रीफरेंस शेयर, ये भी मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, आपको भी दिखा देंगे। ठीक है, देखो इतना सारा क्वेश्चन कॉमन आ रहा है ना। क्या क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल है, प्रीफरेंस शेयर है, गेनिंग रेशियो है। कॉल्ड अप कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर और गेनिंग रेशियो। चलिए, कॉल्ड अप कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर, गेनिंग रेशियो है ना। वेट 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 वेट, कॉल्ड अप कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर एंड गेनिंग रेशियो। ये देखिए प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे है, ठीक है, एक गेनिंग रेशियो था ना, गेनिंग रेशियो किधर गया भाई, ये तो यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 8 में है गेनिंग रेशियो। ठीक है, और क्या था, और एक था शायद कॉल्ड अप कैपिटल था, किधर है कॉल्ड अप कैपिटल, पता नहीं, इसमें कहीं होगा। ठीक है, कुल मिलाने की बात यह है कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आया है। ठीक है, अगर आप इतना ही पढ़ के चले जाते ना बाबू, तो सारा का सारा आप वहाँ पे क्वेश्चन जितना भी था सबका सब अटेंड कर लेते हैं। अब आप पढ़ के एकदम से गए ही नहीं हैं तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये दिया हुआ है प्रोप्राइटरी रेशियो, कहाँ गया, प्रोप्राइटरी रेशियो है, ये भी क्वेश्चन कॉमन आया है। हाँ, ये नहीं आया, व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ये नहीं बताए थे हम। देखो तुम इसको पूरा वीडियो देखो, फिर मेरा पुराना वीडियो जाके देखो जिसमें हम पूरा शॉर्ट क्वेश्चन का कॉमन बताए थे, वो सब का सब कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स है, 1 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी हम बताए थे, मैच कर गया। व्हाट डू मीन बाय कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बताए थे, मैच कर गया, एकदम पूरा पूरा मैचिंग आ रहा है। ठीक है, हाँ ऐसा अगर है कि ऑप्शन में पड़ जा रहा है तो एक ठो मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, वो शॉर्ट नोट्स था, एक तो मिल रहा है ना। ठीक है, फिर देखिए, हाँ ये सब जो क्वेश्चन है, ये वाला नया नया कुछ क्वेश्चन इस बार दे रहा है, ये हम नहीं बताए थे आपको। व्हाट डू मीन बाय फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, ये वाला शायद मालूम नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है, शायद लिखा होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये व्हेन डिविडेंड इज रिसीव्ड, ये व्हेन का क्वेश्चन हम उसमें दिए ही नहीं थे, हम सिर्फ व्हाट मतलब डेफिनेशन का क्वेश्चन उसमें दिए थे, तो ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब, अच्छा यहाँ से जो क्वेश्चन है ये आपका तो मतलब कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, छोड़िए। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन में आते हैं। ये तुम्हारा पीएल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया था। एबीसी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, इतना तारीख को लोगों का इतना 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 कैपिटल लगाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 5%, ड्राइंग दो 10% और 5,000 रुपया का सैलरी दे देना है किसको, बी को। अब देखना है कि वो लोग ड्राइंग कितना कितना किया है। अच्छा, सी को कमीशन भी देना है 10%, किसके ऊपर, टोटल सेल के ऊपर। सेल कितना हुआ है, सेल कितना है बताएगा, सेल कितना हुआ है, ठीक है। और देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज ऑन कमीशन, मतलब 10/110 करके देंगे, 10/110 करके देना है। देखो बता दिया, नेट प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का, ड्राइंग बता दिया भाई इतना है और इतना है, और सेल तो बताना चाहिए, सेल किधर है, अच्छा यहाँ नीचे में ही बताया था, यहाँ पे सेल जो है 2021-22 का वो 9,90,000 है, इसके ऊपर 10/110 करके परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद 1 मिनट, ड्राइंग जो है वो क्या लिखा है, ड्राइंग ऑफ द पार्टनर वेयर, देखो कितना ड्राइंग किया बता दिया, कब किया डेट नहीं दिया हुआ है, तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, जो 10% निकालेंगे ना वो 6/12 करना पड़ेगा, मतलब ड्राइंग का अमाउंट का 10% इंटू 6/12 करना पड़ेगा, मान के चलेंगे मिड में निकाला है। ठीक है, अच्छा उसी के अल्टरनेटिव में क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जाके चेक कर लो, मेरा ये लॉन्ग क्वेश्चन एकदम
पूरा पूरा मिल गया बाबू। देखो लॉन्ग क्वेश्चन चेक कर लो, कैरेक्टरिस्टिक्स था ना, देखिए किधर 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 गया भाई, ये देखिए यहाँ पे इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वेश्चन नंबर बी में, मैच कर गया। आप आराम से यहाँ से बना सकते थे, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद है कुछ तुम्हारा इसका क्वेश्चन है, सवाल वाल बनाने का है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत टाइम निकल जाएगा। ये देखो फॉर फीचर ऑफ शेयर और दूसरा ऑथोराइज कैपिटल, दोनों ही मेरा उसमें नोट्स में लिखा हुआ है, याद करके गए होते तो ये कंफर्म मिल जाता। फिर डिवेंचर का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवेंचर का क्वेश्चन दो साइड दो तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में लिखता है थोड़ा सा रीड कर ही लेते हैं जब यहाँ तक आए हैं तो, ठीक है। क्या लिखता है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखता है कि XYZ परचेज किया है इक्विपमेंट 19,950 रुपये का, इशू कर रहा है डिवेंचर वेंडर को परचेज कंसिडरेशन के बदले, और किस तरह से कर रहा है। दो सिचुएशन दिया है, 10% डिवेंचर है, 100 रुपये दाम का है, वेंडर को 5% का डिस्काउंट में देगा। तो पहले आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे निकालेंगे, 19950 बाय 95 करके निकाल लेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। और यहाँ पे 12% डिवेंचर दे रहे हैं 100 रुपये दाम का, यहाँ 5% का प्रीमियम में दे रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे 19950 बाय 105, ये नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद फिर जो जर्नल एंट्री है उसका जर्नल एंट्री होता चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये एक सवाल दिया है रिटायरमेंट का, सवाल में कुछ ज़्यादा नया कुछ नहीं है, पहले से XYZ पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया है, क्रेडिटर दिया है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर कैसेट बैंक, ये सब दिया हुआ है, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखता है कि 1/10/2022 को, ये देखो नया दिया है, 1/10/22 को, देखो बिजनेस एंड हुआ था 31 मार्च 2022, डेट बता रहा है 1/10/2022, और इस दिन क्या हुआ 1/10/2022 को वाई रिटायर हुआ। कितने महीने के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं सितंबर, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने के बाद रिटायर हो रहा है। 6 महीने का बंदे को प्रॉफिट चाहिए अपना, ठीक है। तो ये सब क्या है, देखो मशीनरी रिड्यूस हुआ, कॉमन सा बात है, तुम लोगों को आता है ये सब। डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करना है 5% का, गुडविल है फर्म का 54,000, और नोट शो करना है बैलेंस, मतलब बैलेंस में दिखाना नहीं है, तो नहीं ऐसे भी नहीं दिखाया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार इंटेंजिबल एसेट को हम नहीं दिखा सकते हैं, गुडविल को मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे लेगा, लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, मतलब जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000, उसी को इस साल का प्रॉफिट मान लिया जाएगा। उसको तुम 6 महीने का कर लो 6/12, उसमें से तुम देखो कि उसका शेयर कितना है, उसका शेयर मतलब वाई का शेयर कितना है 2/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/6 से, जो आंसर आएगा वही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको लिखता है 30,000 रुपये इमीडिएट पे कर दो और बचा हुआ पैसा उसका लोन में ट्रांसफर कर दो। चलो कुछ नया नहीं था, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम देख लेना, ठीक है। फिर लिखा है क्लासीफाई इट, कितने तरह का होता है बताओ रिकंस्ट्रक्शन। फिर लिखा है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच क्लासिफिकेशन, प्रत्येक क्लासिफिकेशन का एक एक आंसर दो। अगर ये बनाने का मन है तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ो। रिटायरमेंट का सवाल बहुत ही बेहतरीन था, कर सकते थे। ये कोई सवाल दिया हुआ है शेयर का, और कुछ इसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, बस अलॉटमेंट है, उसमें प्रीमियम है, और सभी जगह पैसा मिल गया, बस एक्सेप्ट पैसा कहाँ नहीं मिला। एक शेयर होल्डर 1000 शेयर था उसके पास, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसका शेयर को फॉरफिट कर दिया। कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, आसान क्वेश्चन दिया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें और करके क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी प्रीमियम एंड व्हाट आर द पर्पज विच कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम। एकदम मेरा क्वेश्चन के साथ मैच कर गया। देखिए आपको दिखा देते हैं ये क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ ऐसा हम यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को, है ना। वेट, किधर है भाई, मिल नहीं रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है, हम बताएं तो थे, किधर गया।
पुराना वीडियो भी अच्छे से देखना, तुमको उसमें सब मिल जाएगा। हम तुमको ये वीडियो बस इसीलिए बना रहे हैं बाबू कि तुमको ये बता सके, देखो कितने सारा कॉमन था। अगर तुम सही से इसको पढ़ करके जाते, कितना सारा आंसर किया जा सकता था, है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर इधर है, ए में है, पर्पज सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज, है ना। और व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम वो ऊपर में लिखा हुआ है, मीन्स ये भी क्वेश्चन कॉमन आ गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में खत्म होने वाला है अब तो। ये वापस एक सवाल है और ये सवाल दिया हुआ है एडमिशन का, ठीक है, एडमिशन का सवाल है। और इस एडमिशन के सवाल में क्या लिखता है, पहले से दो पार्टनर है, ए बी, रेशियो है 3:2 का, कुछ नया नहीं है। कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, ठीक है। जनरल रिजर्व को बांट देना ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ये सब कुछ एसेट लायबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। कुछ भी इसमें नया नहीं है, कुछ नया होगा तो हम बता देंगे। बिल्डिंग को रिवैल्यूएट करके इतना कर दिया गया, मशीन को रिड्यूस कर दिया गया, प्रोविजन को इंक्रीज करके 8,000 कर दिया गया, पहले से प्रोविजन 5,000 है, इंक्रीज करके 8,000, 3,000 और बढ़ा दिया। स्टॉक को रिड्यूस कर दिया 5% से, ठीक है। अब जो नया पार्टनर सी आया है ना, उसको 50,000 रुपए एज हिज शेयर ऑफ गुडविल लेके आना है कैश में। तो जो वो 50,000 लेकर के आएगा, वो ओल्ड पार्टनर ए और बी जो है वो अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेगा, ठीक है। खत्म होने वाला है अब ये। और फिर वो 50%, अच्छा वो कैपिटल कितना लेके आएगा, तो ये थोड़ा सा ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाया है इसको कि 50% ऑफ कॉम्बाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एबव आइटम एज कैपिटल। मतलब कि जब सब कुछ रेडी कर लेंगे, पूरा कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, तो उससे पहले हम लोग ए और बी का कैपिटल निकालेंगे कि ए और बी का कितना कितना कैपिटल है, और फिर उस ए और बी का कैपिटल का जितना भी होगा उसको कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, उसका 50% करेंगे, उतना ही रुपया सी लेकर के आएगा। और फिर ये भी लिख दिया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2:1 हो जाएगा। ये सिर्फ इसीलिए दिया है ताकि तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सको, ठीक है। और ये सब बोल दिया, रिवर्सल अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, सब आसान है, कुछ भी इसमें नया या हार्ड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे आया जाए। ये क्या था, करेंट एसेट टू स्टॉक, रुको क्या है, कंप्यूट करने बोला है करेंट एसेट और फिर निकालने बोला है स्टॉक। करेंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल भी दे करके ये लोग रखा है। सवाल में कोई दम नहीं है, तुम पहले इस सवाल को क्या करोगे, करेंट एसेट हम पूरा नहीं बनाएंगे, आधा बना के दिखा देते हैं। करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी करेंगे, और वो रेशियो दिया हुआ है 3.5:1। मतलब कि हम इसको ये 1:1 इधर ना लिख करके यहाँ नीचे तो लिख ही सकते हैं ना, यहाँ पे वही किधर गया, 1:1, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, CA इज इक्वल टू 3.5 CL, ऐसे निकालना है, तुम अपना आराम से घर में निकालना। फिर जो वर्किंग कैपिटल दिया है उसको निकालेंगे, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,20,000। फिर यहाँ पे करेंट एसेट को करेंट एसेट बैठा देंगे, और करेंट एसेट बराबर क्या होता है 3.5 CL, है ना। तो करेंट एसेट की जगह 3.5 CL माइनस CL इज इक्वल टू 1,20,000। ये पेन को क्या हो गया भाई, ठीक है, पेन भी थोड़ा हैंग कर रहा है, छोड़ो ये सवाल हम तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, तुम घर में इसको आराम से बनाओगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं बाबू। दूसरा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन में बताया हुआ है, एक बार देख लेना, ठीक है। ये तो खत्म हो गया इधर। अब आखिरी सवाल जो दिया है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और ये आखिरी सवाल के ऊपर डिस्कस करेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा हम अच्छा से डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। देखो शेयर कैपिटल, अच्छा ये नया फॉर्म में दिया है जो बैलेंस, हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा है यार, तुम्हारा जो बोर्ड है कैसे करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रहा है एकदम कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, पूरा एकदम पहले लायबिलिटी फिर एसेट, नया फॉर्म एकदम। अब जब उधर आया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वो 2013 ना देके 1956 के अकॉर्डिंग दे दिया। तो ये थोड़ा सा ही लोग ना क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसमें क्या है, पहले से शेयर कैपिटल दिया है, अच्छा इसमें ये भी किया है कि इस साइड में ओपनिंग लिखा, इधर क्लोजिंग लिखा। बच्चे लोग तो उल्टा करके आएगा, हम जानते हैं, और सब गड़बड़ करके आ जाएगा,
ठीक है, इधर तरफ इसका ओपनिंग है, इधर तरफ क्लोजिंग है। 3,80,000 से 4 लाख हो रहा है, 20,000 बढ़ रहा है। अच्छा, इसके बारे में जानना है तो वो तुमको नोट नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा, कुछ है नहीं इसमें, हम नीचे जाकर पढ़ लेते हैं। फिर सरप्लस का नोट नंबर 2 में दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है, अच्छा है, सवाल थोड़ा सा अच्छा बनाया है। 8% डिवेंचर दिया है, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट पढ़ते हैं, नोट। ठीक है, नोट्स में क्या है, इसमें इक्विटी शेयर है 2,80,000 से 3 लाख हुआ, प्रीफरेंस शेयर 1 लाख से 1 ही लाख है, मतलब जो बढ़ रहा है वो सिर्फ 20,000 रुपये का इक्विटी शेयर बढ़ रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर लिखना पड़ेगा। प्रीफरेंस शेयर का कुछ नहीं करना है, छोड़ो। जनरल रिजर्व इतना से बढ़ के इतना हुआ है, मैंने ऐड में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या हुआ, 4,000 से 2,000 हो गया, मतलब 2,000 रुपये का राइट ऑफ होगा। ठीक है, ये तो हो गया। और कुछ है क्या? ट्रेड रिसीवेबल है, इतना से इतना हो रहा है, तो क्या हो रहा है, घट रहा है। करेंट एसेट यदि घटता है तो किधर जाएगा, ऐड में जाएगा। ये भी घट रहा है, ऐड में जाएगा। और बाकी ये दोनों को जोड़ करके ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट है, ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको जोड़ने से अगर ये वाला लास्ट में आ जाए तो तुम पूरा सही बनाए, अदरवाइज गलत बना दिया। अब देखो इसके साथ जो और वाला क्वेश्चन था, हम तो सजेशन दिए थे कि भाई मत ही करो, और वाला जो क्वेश्चन आता है थ्योरी क्वेश्चन वो करो। पढ़ो थ्योरी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है और तुमको मिलाते हैं कि ये आया कि नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट है और लिखा है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक तो एग्जाम्पल पूछा है और एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यही ना। ये देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस है क्या, मेंशन द लिमिटेशन बताए थे, एडवांटेज बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। नहीं, इंपॉर्टेंस तो नहीं बताए बाबू, इंपॉर्टेंस के साथ ये मैच नहीं किया। ठीक है, अगर मैच नहीं किया कि देखो बताए हैं या नहीं। मेंशन लिमिटेशन है, ऑब्जेक्टिव्स है, अच्छा ऑब्जेक्टिव्स है ना, तो आप ये ऑब्जेक्टिव्स ही लिखते तो इंपॉर्टेंस बन जाता। ये ऑब्जेक्टिव्स ही इंपॉर्टेंस होता है बाबू। ठीक है, यही इंपॉर्टेंस है, दोनों का आंसर सेम होगा। तो ये भी क्वेश्चन मैच किया आपके साथ, है ना। और एक तो एग्जाम्पल देना है प्रत्येक एक्टिविटी का, तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप आराम से एक का एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रत्येक का। ठीक है, देखो तो कुल मिलाकर के ये था तुम्हारा पूरा पेपर, जिसको हम डिकंस्ट्रक्ट किए, दिखाएं कि पुराने वाले जो हम सजेशन दिए थे उससे बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आ रहा है। 1 मिनट बाबू, बैटरी लो हो रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है सो क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन बहुत सारा कॉमन है तो अगर तुम पहले करके गए होते या तो सबका सब मिल गया होता। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है बोल करके। अब तुम लोग आगे का नेक्स्ट फोकस करो। देखो जिसका एग्जाम जैसा भी गया आप जाने दो। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ, जिसका एग्जाम जैसा भी गया जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सोचिए कि आगे करना क्या है। 12th तो खत्म हो गया है ना, अब आगे किसके लिए जाना है, क्या मुझे बीकॉम करके बस रह जाना है। कुछ लोग सोच रहा होगा बीकॉम करेंगे साथ में कंपटीशन का तैयारी करेंगे, होता है बहुत कोई, ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है बाबू, उसके पास अब उतना सोर्स नहीं है तो क्या करे। बाकी मेरा राय रहेगा तुम लोग अभी से CA CMA ये सब के ऊपर रिसर्च करना शुरू करो। सर्च करो जाके यूट्यूब में कि क्या क्या होता है, करना क्या है, कैसे करना है। और बहुत कोई CUT का फॉर्म भरा होगा तो उसका थोड़ा प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के नहीं आए हैं कि 12th का एग्जाम दिए अब 4 दिन सुस्ताना है, सुस्ताने ऐसा कुछ नहीं है। कल से ही अपने काम में लग जाओ, छोटा मोटा काम में पूरा रिसर्च करो, इस सब के ऊपर सर्च करके देखो कैसे कैसे क्या होता है। सो आई बात समझ में। और हम एक बार बोले भी थे कि लास्ट में एक तो हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, सभी बच्चे लोग को बुला के अगर किसी का क्वेरी होगा तो वो आके यहाँ पे क्लियर करा लेगा कि आगे क्या करना है और कैसे करना है, किसमें क्या क्या होता है ना। तो अगर तुम लोगों का भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दो। जिस दिन ऐसा होगा, आई होप 30 या 31 मार्च को होने वाला है, सभी बच्चे लोग को बुला के हम समझाएंगे, बताएंगे, तो उस दिन हम वो क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे आपको। इस वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके वो सब लिख देना है जो भी आपका डाउट है। ठीक है, वो जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो उसमें वो डाउट सब क्लियर कर दिया जाएगा। आए बात समझ में। चलो आज का क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।